चलिए, हल्का सा मैं बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ, उसके बाद आप सिनेरियो को समझिएगा। इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको डीएम के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि ये होता क्या है ना। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है इसमें, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक आपका राजमन्नार कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके रिपोर्ट के कुछ सजेशंस थे, उस सजेशंस को किस तरीके से देखा गया आपको वो समझना है। ठीक है। कमेटी ने रीजन दिया कि क्यों सेंटर इतना ज्यादा प्रिवेलिंग है या इतना ज्यादा पावरफुल हो रखा है, उसके रीजंस दिए उसने, और फिर उसको कम करने का भी तरीका बताया। ठीक है। इन्होंने ये कहा, राजभन्नार कमेटी ने, कि सेंटर का जो स्पेशल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखी है, सर्टेन प्रोविजंस ऐसे हैं जो उसको इतना ताकतवर बना रहे हैं। पहली बात क्या गई, कि कुछ ऐसे प्रोविजन हैं सेंटर के पास जो संविधान में लिखे हुए हैं जो उसको इतना ताकतवर बनाते हैं। दूसरा, इसने कहा कि अगर एक ही पार्टी का रूल होगा, वन पार्टी रूल होगा सेंटर और स्टेट में, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सिचुएशन पावरफुल हो जाएगी। तीसरा, इन्होंने कहा जो पैसा है, एक तरीके से आप सिंपल लेमैन की भाषा में समझना, जो पैसा दिया जाता है आपका, वो स्टेट्स के पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, सेंटर के ऊपर डिपेंड हो गए आप पैसे के लिए। और जब पैसे के लिए आप पापा पे डिपेंड है अगर बच्चा, तो फिर क्या सिनेरियो होगा, तो वो जब भी कोई दिक्कत होगी तो पापा की तरफ देखेगा, है ना। छोटी छोटी चीज भी चाहिए, तो स्टेट्स उतना धन एकत्र नहीं कर पाते, इसलिए सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी हो जा रही है, तो सेंटर अपने आप ही फिर पावरफुल हो जा रहा है। ठीक है। अब चौथा क्या बात कही इन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन जो है ना, वो आपका सेंट्रल प्लानिंग के हिसाब से चलता है, तो प्लानिंग कमीशन का जो रोल है ना, वो आपका केंद्र को ताकतवर बनाता है और सेंटर को पावर देता है, और स्टेट को कमजोर कर देता है। ठीक है, ये इनकी राजमन्नार कमेटी की जानकारी थी। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। अब आप ना ये तीनों राज्यों को देखिएगा, तमिलनाडु को और पंजाब को और वेस्ट बंगाल को, तीनों राज्य की जो भी आपको बात सुनने के लिए मिलेगी ना, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाएगी, जो हमारे फेडरल फीचर है या आप कह सकते हो यूनिटरी फीचर है हमारे यहाँ का। ठीक है, दोनों ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे स्टेट को ज्यादा ताकतवर बनाएं, उसके बारे में बात करेंगे। सारे के सारे कौन कौन बात कर रहा है, एक तमिलनाडु ने बात करा राजमन्नार कमेटी में, एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपका पंजाब को देखने के लिए मिलेगा आपको। फिर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम देखेंगे, उसमें आपको वेस्ट बंगाल का देखने के लिए मिलेगा कि वो लोग क्या चाहते थे। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, एक सेकंड। चलिए, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बात कही कि आपको अगर स्टेट को पावरफुल बनाना है तो आपको एक इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप करना चाहिए। इंटर और इंट्रा में फर्क क्या होता है पहले आप ये समझ लें। इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बारीक दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, जब हम बात करते हैं इंटर की, तो इंटर का मतलब होता है कि राज्य के बीच में, बिटवीन द स्टेट्स। क्या मीनिंग है इसका, इंटर का मीनिंग क्या है, बिटवीन द स्टेट्स। तो ये बात करता है बिटवीन द स्टेट्स। इंटर यानी दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के मध्य, है ना, तो इंटर हो गया। जब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंटर की जगह अगर लिखा हुआ इंट्रा मान लीजिए, है ना, तब उस केस में क्या बनेगा, मान लो इंटर की जगह लिखा हुआ इंट्रा, तो इंट्रा का मीनिंग होता है राज्य के अंदर, इन आपका इन स्टेट, आपका राज्य के अंदर क्या हो रहा है वो उसकी बात चल रही होगी। जहाँ इंट्रा लिखा होगा ना, इंट्रा का मतलब राज्य के अंदर, इंटर मतलब दो राज्य तीन राज्य के मध्य। ठीक है, ये फर्क है इंटर और इंट्रा का, एक ये बेसिक बात समझनी जरूरी थी। अब आते हैं वापस इन्होंने क्या कहा ताकि आपको वो अच्छे समझ में आ सके। अब ये क्या हो रहा है। ओके, चलिए, तो इसमें पहली बात समझिए, इन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन को आपका परमानेंट बॉडी बना दो। ठीक है, जो फाइनेंशियल बॉडी है ना आपकी, फाइनेंस कमीशन परमानेंट बनाओ पहले तो आप। ठीक है, ये नहीं कि वो आपका चेंज कर रहे हैं बार बार, फाइनेंस कमीशन आपका गठन चल रहा है उसका, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कहा, कि इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करो आप। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो चलती है उसको आप स्टेचुटरी बॉडी बना दो। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को, ये नहीं कि आपने जब चाह हटाया जब चाह लगाया, वाला सन आप मत रखो इसको। ठीक है, इसको एक्ट के थ्रू एक स्टेचुटरी बॉडी की जगह दो, प्लानिंग कमीशन की जगह पर, जो ठोस हो अपने आप में। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट रूल के बारे में, सभी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने तो कह दिया, जो आपका राजमन्नार कमेटी वाले थे, यानी कि एक तरीके से तमिलनाडु वाले थे, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट रूल को तो गायब ही कर दो, हटा दो प्रेसिडेंट रूल को। सीधी सी बात है, लगना नहीं चाहिए प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। ठीक है। दूसरा, कि जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो होल्ड करेगी ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, कि जो गवर्नर हैं, गवर्नर साहब हैं, उनके हिसाब से जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो होल्ड करेगी। ये वाली जो बात है, ये वाली बात भी हटाओ आप। ठीक है। तो ये वाली बात हटाने के लिए कहा इन्होंने, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसे भी हटाओ। ठीक है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, जो यूनियन लिस्ट में बात लिखी हुई है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में बात लिखी हुई है, वो स्टेट को ट्रांसफर कर दो। जो यूनियन लिस्ट में बात लिखी हुई है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में बात लिखी हुई है, उनमें से कुछ सब्जेक्ट हमें ही दे दो बस। उसके बाद आपको याद होगा, हमने रेसिड्यूसरी पावर को के बारे में पढ़ा था, जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, वो बाकी सारी बातें किसके पास पहुंच जाती हैं, अपने आप सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सारी की सारी रेसिड्यूसरी पावर किसको दे दो, अब स्टेट्स के, स्टेट्स को एलोकेट कर दो भैया, पार्लियामेंट का सीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहना उन्होंने, ऑल इंडिया सर्विस भी हटा दो। मतलब बिल्कुल ही पागलपना, बेसिर पैर की बातें चल रही हैं। ठीक है। जैसे कि बेसिर पैर की बात कौन सी है, भारत देश में एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी, पूरे भारत में, क्योंकि ये एक दूसरे से हमको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर देगी, बहुत अच्छे से। लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देंगे, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देंगे। मैं तमिलनाडु की भाषा या कहीं और की भाषा भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, अगर वो पूरे देश के 50% लोग बोलना शुरू कर दें। आई एम रेडी विद दैट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना। आप नोटिस करो कि 45% से ज़्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं भारत में। अगर इतने ज़्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं तो यार एक लैंग्वेज करने में दिक्कत क्या है, क्योंकि वो एक दूसरे से बाइंड करती है, आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। अगर आप सिनेरियो देखोगे ना, कभी आप बात करोगे फॉर एग्जांपल स्टेट में कहीं पर, तो लोग एक दूसरे को ट्रीट अलग तरीके से करते हैं। जैसे मान लो आप साउथ में जाओगे तो उसे कहेंगे गुच्ची पुड़ी, अरे कुचड़ी पुचड़ी आ गया, इस तरीके से उनके नाम रख देते हैं। ठीक है, ये आ गए कुड़ी पुड़ी करने वाले, आ गए, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, चिंकू मिंकू आ गए। समझ रहे हो, क्योंकि वो उनकी भाषा अलग है, उनका बात करने का जनर अलग है। यहाँ मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटी में, वो दबते हैं फिर उस तरीके से। सभी लोग हिंदी बोलेंगे, जैसे नया कुचिपुड़ी या कुछ पुड़ी पुड़ी कुछ भी बोल रहा उसे, ना वो सुन मेरी बात, पुड़ी पुड़ी करिए घर जाके अपने, मोमो फेंक के मारूंगा तेरे। तो वो आपस में लोगों को, तो ये लोग आपस में और अच्छे जुड़ेंगे। उसके बाद उसने कहा यार ये तो अपना भाई है यार, ये तो हिंदी बोल रहा। समझ रहे बात को यार। एक ही लैंग्वेज अगर कर देना हमारे भारत में, तो यूनिटी बहुत कमाल की हो जाएगी। और आपस में जो एक शत्रुता का भाव है वो अपने आप नीचे जाएगा, अपने आप डाउन हो जाएगा, क्योंकि सब लोग एक जैसे एक चीज को लेके चल रहे हैं साथ में ना। तो डिफरेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और लोग ऐसा चाहते नहीं है, नेता ऐसा चाहते नहीं है। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत कलेश हो जाएगा भाई साहब। समझ रहे हो। अब यहाँ देखो अनंतपुर साहिब का, अनंतपुर साहिब वाले नहीं, पंजाब वाले का कह रहे हैं। पंजाब वालों ने रिजोल्यूशन पास करा, अकाली दल वहाँ पे है, जो आजकल जितने भी किसान वगैरह हैं, विदेशों से और कांग्रेस और अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करके लोगों को, किसानों को देश में हमला करवा रहे हैं सोचे समझे तरीके से। ठीक है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हमला करवाने की उनकी पूरी साजिश है, मान नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसी बुरी हालत में भी। तो वहाँ उन्होंने क्या कह रहे हैं कि भैया जो हम इस तरीके के चीज़ें ले आए भारत में, कि सेंटर की जुरिडिक्शन केवल और केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी, ठीक है, बस इन पे हो जाए, बाकी सब कुछ स्टेट के पास होना चाहिए। देख रहे हो तुम क्या कहना चाह रहे हैं, कि डिफेंस पकड़ो, फॉरेन अफेयर पकड़ो, कम्युनिकेशन लो, करेंसी लो। ऐसा कहाँ पे कर रखा था, आपको याद है? आपको याद होगा तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा ही था, अगर याद हो तो। आई डोंट नो किसको याद है किसको नहीं है, बट जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ही था, अगर आपको आर्टिकल याद हो तो। सेम सिनेरियो सेम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसे ही चलता था। वहाँ डिफेंस हम देखते थे, फॉरेन अफेयर देख रहे हैं, कम्युनिकेशन देख रहे हैं, करेंसी देख रहे हैं, बाकी सब तो उन्हीं के हवाले वतन साथियों था। आर्टिकल 370, 35 है, ये तो था। ये लोग भी चाह रहे थे फ्रीडम दे दो हमें, खुले में दो, जो करना वो करेंगे, पंजाब को नशे का अखड़ा बना देंगे। चलो अगली बात करते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर आजकल दंगे हो रहे हैं, इसको समझते हैं हम। ये भाई साहब क्या कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में पहले हुआ करती लेफ्ट की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है।
अब कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या अपना बनाया कि हम लोगों को आपका जो चेंजेस लाने हैं वो कैसे हैं, कि यूनियन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो यूनियन लिखा हुआ है पहले तो उसे हटाओ, उसे लिखो फेडरल। फेडरल में स्ट्रक्चर होता है ना, अलग 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 को पावर होती है। ठीक है, ये भी क्या कह रहे हैं, सेंटर को केवल दो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, बस। बाकी सब स्टेट देखेगा भाई, स्टेट के पास होगा सारा पावर। ठीक है, वही सेम बात कि सारी की सारी पावर किसको दो, स्टेट को दे दो सारी पावर। और प्रेसिडेंट रूल लगना नीचे गलती से भी लगा दिया, चाटे बजा देंगे। ठीक है मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल का जो फाइनेंशियल इसको रिपील करो। ठीक है मतलब बिल्कुल एक तरफा की बात कर रहे हैं कि हमें सारी पावर दे दो, सीधी सीधी सी बात है जितना भी सेंटर रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 70%, 75% स्टेट्स को दो। ठीक है, राज्यसभा को बराबर की ताकत दो लोकसभा के। ठीक है, केवल और केवल आपका सेंट्रल की सर्विस होनी चाहिए, स्टेट की सर्विस अलग होनी चाहिए, कोई ऑल इंडिया सर्विस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस नहीं होनी चाहिए, एनीवन, आप में से कोई, कि ऊपर भी ये बात कही नीचे भी ये बात कही, बाकी सारी बातों तुमको समझ में आई होगी कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, ये ऑल इंडिया सर्विस को क्यों हटा रहे हैं। आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है भैया? एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है कि ऑल इंडिया सर्विस जो होता है वहां दबदबा सेंटर का चलता है, सेंटर अपने हिसाब से उन लोगों को रखता है, हटाता है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सेंटर का इन्वॉल्वमेंट हो, सारी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में ले लें। और फिर आपका सोचो दबाव कितना खतरनाक होगा, मतलब जो काम करने वाला सरकारी कर्मचारी उसके ऊपर, कि स्टेट तो कहेगा भैया हम तो तुझे देख लेंगे। समझ रहे हो, जैसे आज भी नेता कहते हैं अधिकारियों का अपने घर का, है ना, ये तो चलता है हमारे यहाँ पर। तो वही सेम सिनेरियो है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं जो एक्चुअल में जिसने बात करी तमीज की, और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। देखो एक सारी कमीशन को याद रखना, नाम याद रखना बस इनके, ठीक है, डिटेल में तो मैं सुना रहा हूँ तुम्हें कहानी। सरकारिया कमीशन, इसकी बात याद रखनी है। 1983 में अपॉइंट हुआ, 3 मेंबर का कमीशन था, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में जानना था। आर एस सरकारिया जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसके लिए रखा गया। कमीशन ने एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है देश में, सेंटर और स्टेट के अकॉर्डिंग, उस सब के ऊपर उस सबको जांचा बैठ के आराम से। ठीक है, पूरा 1 साल आराम से लगाया। ये टर्म एक्सटेंड होता चला गया और फाइनली 4 साल के बाद 1987 में आपका सबमिशन हुआ, और उसकी समरी भी रिलीज करी गई अगले साल 1988 में। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपका कमीशन था, कमीशन ने जो बोला है वो ये बोला है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, या जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली जो हैं, वो वैसे के वैसे रहने चाहिए। ठीक है वो कह रहे हैं जो फंक्शन और ऑपरेशन है उनमें बदलाव करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जो कॉरपोरेटिव एक्शंस हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा भारत का उसको लेके, और जहां जरूरत है थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलावों की, उनको बदलाव करो। ठीक है, और इनका ये नहीं कहना था कि आप पूरी की पूरी पावर सेंटर को ही दे दो, या पूरी की पूरी पावर इधर स्टेट में ट्रांसफर कर दो, जैसे लोग कह रहे हैं स्टेट को ही दे दो भैया ट्रांसफर। ऐसा नहीं था, इनकी कुछ खास रिकमेंडेशन थी, उसको समझते सरकारी कमीशन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी कुछ, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसे कहते हैं तमीज की बात। तमीज की बात पहले क्या करी इन्होंने, कहा भैया एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल सेटअप कर दो। ठीक है, अब उसका क्या है आपका सिनेरियो, इससे क्या होगा, अगर आपका इंटर स्टेट काउंसिल्स होंगे तो वो 2 राज्यों के मध्य या 3 राज्यों 4 राज्यों के मध्य, आपस में उनके मध्य आपका एक बहुत अच्छा ट्रूस मेंटेन कर देंगे, जिससे जो दिक्कतें हैं राज्यों के बीच में वो कम हो जाएंगी अपने आप। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कही इन्होंने,
हर बार जो तुमने सुना कि तमिलनाडु वाले हों, चाहे पंजाब वाले हों, चाहे वेस्ट बंगाल वाले हों, सब क्या कह रहे हैं कि भैया हटा दो प्रेसिडेंट रूल हटा दो। इन्होंने क्या कहा, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, लेकिन तब लगाओ जब कंडीशन बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गई हो, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा तुम्हें, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा तुम्हें, तब लगाओ। जैसे आज की सिचुएशन देखो, बंगाल में खुले में लोगों की दुकानों में आग लगाई गई 100 से ज्यादा, और वहां जांच पे कमेटी बैठानी पड़ गई सेंटर को, इतनी ज्यादा वहां पर मतलब दंगा हुआ है, इस लेवल का दंगा है वहां पर। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा अभी तक वहां पर। तो उस चीज को ये फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि ऑल इंडिया सर्विस को और ज्यादा पावर दो, और उनकी सर्विसेज को अलग अलग क्षेत्र में भी आपका एक्सटेंड करो, और भी आपको सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए उसी लेवल पे, ग्रेड ए की। ठीक है। इन्होंने अगली बात क्या कही कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो टैक्सेशन की पावर है, यानी पैसे की पावर है, वो तो आपका रेसिड्यूसरी पावर जो होती है टैक्सेशन की, कि आप लगा सकते हो, अगर सेंटर चाहे तो अपने हिसाब से टैक्स लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है, तो वो तो पार्लियामेंट के पास ही रहे। बाकी आपका किसको दे दें, स्टेट्स को दे दें। ठीक है। बात समझ रहे हो। तो इनके जो बताई गई चीजें थी उसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इन्होंने बहुत ही स्मूथ तरीके बताए हैं। ठीक है। बहुत ही स्मूथ तरीके बताए थे इन्होंने, जो चीज़ों को रन करा सके अच्छे से। तो ऐसी ऐसी इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है। कितनी रिकमेंडेशन दी थी टोटल, टोटल रिकमेंडेशन थी इनकी 247। देख रहे हो कितनी रिकमेंडेशन थी। अब इसमें से सरकार ने कितनी इंप्लीमेंट कर दी, 180। ठीक है। चलिए, एक दो और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। इन्हीं लिस्ट्स के बारे में एक दो के बारे में और बात करते हैं कि और क्या क्या करा गया है ना। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तो होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तो होना चाहिए, पर स्टेट के कंसेंट के बिना भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेट चाहे या ना चाहे, लेकिन उससे कंसल्ट करा जाए एक बार, स्टेट से ना बात करी जाए, देखो भैया सिचुएशन आपसे नहीं संभल रही है, ऐसा ऐसा है और हम ऐसा करने वाले हैं, तो उसको भी एक संज्ञान में लिया जाए। ठीक है। समझ रहे हो। अगली बात इन्होंने कही कि अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बना रहे हो, तो उस कानून को बनाने से पहले एक बार आप स्टेट के लोगों से भी बात करो, जो स्टेट में 12 में लोग बैठे हैं उनसे भी बात कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। अगली बात इन्होंने कही, जब आप किसी राज्य का गवर्नर बना रहे हो, तो उस गवर्नर को बनाने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से उस प्रोसेस के बारे में कंसल्टेशन ले लो थोड़ी सी, है ना। एक एक इन्होंने बीच का पक्ष रखा है, इन्होंने कंपेलिंग नहीं करा चीजों को, यानी बाइंडिंग नहीं करा इन्होंने। देख रहे हो। तो ये सिनेरियो है, आप इसको एक बार हल्का सा एक रीड मार लेना। ठीक है। मोटी मोटा जो इसका पूरा अर्थ था उन्होंने बता दिया। लास्ट इसमें एक नाम याद रखना है आपको, बस वो नाम है ये, यहाँ दिख जाएगा इनका, पुंची कमीशन। पुंची कमीशन पूछे किस चीज के लिए है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए। कब सेटअप करा गया था, अप्रैल 2007। बस इतना ही। ठीक है। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पर हो गया खत्म। अपन बात करेंगे जो कल चैप्टर हमने हल्का सा डिस्कस करा था उसी के ऊपर जाने वाले हैं, है ना। तो इंटर स्टेट रिलेशनशिप नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। लेट्स मूव टू इट। चलिए, अब बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। अब इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, दो राज्यों के मध्य क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो एक एक करके आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं, है ना। चलिए, आ, अभी जो लोग ऑनलाइन है एक बार जरा अपना अटेंडेंस बता देंगे कि कौन कौन है अभी मुझे, क्योंकि अभी तो पता चलेगा नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं इसको काटना चाहता नहीं। चाहे सुबोध है, और कौन है जिसको आवाज आ रही है वो बताना एक बार अपना नाम। खुशी इतनी दुखी से दुखी, दुख का साउंड क्यों आ रहा है इतना, खुशी तो खुशी से साउंड करो ना, खुशी।
और कौन कौन है? बोलो। देखो ना, अनमोल। ओके। मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ चीजें भी पूछने वाला हूँ जो कल काम दिया था, इसलिए नाम पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी तन्नू नहीं है, मनु नहीं है यहाँ पर अभी। ओके, प्रियंका नहीं है शायद। अच्छा है, प्रियंका है, प्रियंका भी है। और सिमरन है अभी। उसका नहीं पता। चलो। और ठीक है, योगिता है। और अंकित। चलो अंकित नहीं है, ठीक है मान लेता हूँ। बाकी लोग से बात करेंगे फिर, है ना। चलो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आर्टिकल 262। अब आर्टिकल 262 अपना क्या बोलता है, आर्टिकल 262 अपना ये कहता है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। यानी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर एडजुडिकेशन, यानी कानूनी कार्रवाई। ठीक है। यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ प्रोवाइड कर सकता है, अगर डिस्प्यूट या कंप्लेन आ जाए किसके रिगार्डिंग, वाटर कंट्रोल, जो कि जैसे रिवर है, रिवर वैली है, उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस पर पार्लियामेंट भी कार्रवाई कर सकता है, कोई कानून बना सकता है, कोई फैसला दे सकता है अपनी तरफ से। पार्लियामेंट ये भी कर सकता है कि कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस चीज के, ठीक है, जो डिस्प्यूट या कंप्लेन है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई अदर कोर्ट एक्सरसाइज करे इसके जुरिडिक्शन के लिए। अब इसको समझना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को कैसे बाहर रखा गया है और इस डिस्प्यूट के लिए क्या कानून बनाया गया है, जिसमें आपका यहाँ पर ऐसे ट्रिब्यूनल क्रिएट करे गए हैं जो स्पेसिफिकली केवल और केवल इन डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ही बनाए गए हैं। अब समझना सिनेरियो, है ना। ये तो हमने अभी दो इनके बारे में बात करी, ये दो चीजें बात करी कि पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इससे बाहर भी रख सकता है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट 100% कभी बाहर नहीं जाएगा, एक बात दिमाग में गाड़ लेना आपने। सुप्रीम कोर्ट को आप कभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पाओगे, अगर लीगल राइट पर बात आएगी, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट एंटर कर सकता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये बाहर रख रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना एक अलग चीज है, क्योंकि इतने लूप होल हैं, हमारा इतना बड़ा संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं उसके, ठीक है, छोटे छोटे। सो अब वो कानून क्या बनाया इन्होंने उसे समझो आप, ठीक है, ध्यान से, ध्यान समझना, ठीक है। चलो, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, जहां जहां हाईलाइट करूँ उसको ध्यान से समझना। देखो एक आया रिवर बोर्ड एक्ट, एक आया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। कब आया? 1956 में आया। दो बात ये याद रखनी है, क्या याद रखना है, 1956 में आया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या समझना है, इन्होंने कहा एक रिवर बोर्ड स्टैब्लिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट जो कंसर्न है इस चीज के लिए, जिनको दिक्कत है इस चीज पर। समझ रहे हो बात को? रिवर बोर्ड बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट पर स्टेट की, जहां पर ये दिक्कत पैदा हुई है रिवर्स को लेकर। अब जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कि जो डिस्प्यूट होगा उसके रिलेशन में जो हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। आपको याद होगा मैंने लोक अदालत पढ़ाई थी, आपको क्या पढ़ाई थी, लोक अदालत। लोक अदालत में आप अपनी मर्जी से गए थे, लोक अदालत ने नहीं कहा था आपको आप जाओ उनके पास। आपने अपनी मर्जी से क्या कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर ट्रिब्यूनल बनवाया है ना, राज्यों के कंसर्न थे ना उसके ऊपर, तो उसका फैसला बाइंडिंग होगा। अगर आप पापा के पास गए हो अपने और उन्होंने कहा जो फैसला आप करोगे मान लेंगे, हमें इस पे वो चाहिए, बंटवारा चाहिए, तो वैसा ही सिनेरियो है ट्रिब्यूनल का, जैसे लोक अदालत का है। जो उसने कह दिया वो बाइंडिंग, आप उसके खिलाफ नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर कैसा है कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जा पाओगे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन वहां पर या अदर कोर्ट की जुरिडिक्शन वहां पर नहीं होगी, अगर आपने ट्रिब्यूनल के पास चीज पहुंच चुकी है या आपने वो बनवा लिया है तो। ठीक है। चलिए, इतनी बात हल्की सी मुझे लगता है क्लियर हो गई क्लियर। अच्छा। चलो,
अगली बात देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही और कोई कोर्ट की जुरिडिक्शन है वाटर डिस्प्यूट के केस में जो ट्रिब्यूनल के पास आपका चला गया। जुरिडिक्शन आपने हटवा ली एक तरीके से, ठीक है। अब एक बात जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था, अगर लीगल राइट के ऊपर बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को आप बाहर नहीं रख सकते उस केस में। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी एंटर कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्यूट ने फैसला दिया है वो तो मान्य होगा। उसके अगेंस्ट अगर किसी के लीगल राइट का हनन हो रहा है ना, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि जी ये बात हो गई, ठीक है। तब उस पर वो देखेगा कि क्या जो लॉ है, बाय लॉ ये चीज सही है या नहीं है। फिर वो जुडिशियल रिव्यू और वो सब, वो बात की बात है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट और उसके केस पे नहीं आना चाहिए बात, बस, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट बात समझते हैं। अभी तक कितने हैं ऐसे ट्रिब्यूनल? देखो, 2016 तक ये 8 थे, 2019 तक ये 9 हो चुके हैं। एक नया आया है, उसे याद रख लेना हो पाए तो। कल मैंने कहा था टेबल पढ़ लेना, तो टेबल पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पहले वाला, इसमें 3 राज्य। फिर गोदावरी वाला, ठीक है, इसमें 6 राज्य। फिर नर्मदा वाला, इसमें 4 राज्य। फिर रावी ब्यास वाला, इसमें पंजाब हरियाणा। देखो अब ना कमाल की बात ये है कि हमने ज्योग्राफी में सुबह ये सारी रिवर्स पढ़ ली हैं। हमें इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, और इनका कॉन्फ्लुएंस आपस में कैसे ये मिल रही हैं, कहाँ पर बह रही हैं, वो भी आपको पता है। तो अब पॉलिटी समझना विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफी एंड द हेल्प ऑफ मैप आसान हो जाता है। अगर आपको यही ना पता हो रिवर है कहाँ, बह कहाँ रही है, बस नाम सुना हो, तो आप इसकी पिक्चर अपने दिमाग में नहीं बना सकते। लेकिन अभी बना सकते हो, क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी वो पिक्चर्स देखी हुई हैं कि रिवर्स जो है भारत में किस जगह पर कैसे बह रही हैं, और दूसरी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे साथ में चल रही हैं। मॉर्निंग में सब देखा है ना अच्छे से। तो ये चीज समझना अब आसान है, तो इसीलिए आपस में चीजें कनेक्टेड होती हैं। और सुबह आपने ये भी देखा कि ज्योग्राफी में हिस्ट्री कैसे मिक्स हो रही थी वहां पर, कैसे पुरातन नाम नदियों के बीच में आ रहे थे, और वो सवाल बनते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, ये 9 के 9 के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे कल को पूछ लूं कि कब सेटअप हुआ है, तो सेटअप आपको बताना पड़ेगा कि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब सेटअप हुआ, उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो महानदी में कौन कौन से राज्य हैं, ये वाले, ठीक है। ऐसे ही बाकी वालों को धीरे धीरे दिमाग में बैठाना शुरू करना। और आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता है कि ये नदी इस इन राज्यों से होकर गुजर रही है, तो इन्हीं के बीच में कलेश होगा, है ना। सिंपल है ना बात। तो बस ज्योग्राफी पढ़नी है, ये पॉलिटिकल सेक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। रिवर का जो ये बस ईयर्स हैं, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, और ईयर्स में भी आपको लास्ट वाला याद रखना है, या फिर बिल्कुल शुरू वाला याद रखना है, ठीक है। ये इनिशियल वाला, बीच के हाथ आने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं, है ना। इनमें से अगर कोई रिवर का डिस्प्यूट अभी हाल फिलहाल में हाईलाइटेड हो जाएगा, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 263 पे। पीछे जो भी कराया है उसमें किसी को कुछ पूछना हो? बड़ी देर में आवाज आई भाई, क्या बात? तुम लोग कुछ खाने पीने लग गए क्या बैठ के? अच्छा चलो कहानी सुनो, तुम आगे ना, तुम्हें कहानी सुनने में वैसे ही मजा आता रहता है। इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाया करो। चलो, अब आर्टिकल 263 क्या चीज है, ये इसको समझते हैं। आर्टिकल 263 कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट जरूरी है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए स्टेट्स और सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी आर्टिकल 263 क्या कह रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल, क्या कह रहा है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, किसके बीच में? राज्यों के बीच में, और राज्यों और केंद्र के बीच में। तो इसको बनाने का हक किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। किसको बनाने का? इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने का।
ठीक है। नेचर क्या होगा, उसकी ड्यूटी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोसेस करेगा, वो सब कौन बताएगा, वो सब डिफाइन करा जाएगा नेचर इसका, जब स्टैब्लिश इसको करा जाएगा। आर्टिकल 263 के काम क्या करेगा ये, वो समझते हैं, है ना। इसकी ड्यूटी क्या होगी वो समझते हैं। देखो, इसने क्या करना है, इसने इंक्वायर करना है, ठीक है, जो डिस्प्यूट है जो अराइज हो रहा है राज्यों के बीच में, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके डिस्कस करना है सब्जेक्ट को स्टेट या सेंटर के बीच में, जिनका भी वो कॉमन इंटरेस्ट वहां पर है, या जिनकी भी बीच में वो विवाद चल रहा है, ठीक है। मान लो अनार को लेकर विवाद चल रहा है तुम्हारे दो भाइयों में, ठीक है, मैं खाऊंगा, वही वाला हिसाब किताब है, तो कौन खाएगा। अब यहाँ पे ये रिकमेंडेशन देगा, क्या देगा, रिकमेंडेशन देगा आपने, कि भैया ये रिकमेंडेशन है, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आपके बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल बन जाएगा। ये है असली दिक्कत का कारण, आप दोनों थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा कर लो कि आधा आप इधर हो जाओ, आधा आप इधर हो जाओ, दोनों के बीच में लड़ाई अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंक्वायरी का काम कर रहा है और एडवाइस का काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात, आर्टिकल 313 के अकॉर्डिंग अगर आपका लीगल कंट्रोवर्सी हो जाए गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर रूल आ जाएगा उसका, क्योंकि ये तो एडवाइजरी का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, काउंसिल एडवाइजरी का काम कर रहा है, डिस्कशन का काम कर रहा है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद बता रहा है कि जी ये है, आप इसे ठीक कर लोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। इसका फंक्शन कोर्ट की तरह बाइंडिंग नहीं होता, इसका फंक्शन कोर्ट की तरह बाइंडिंग नहीं होता। जैसे पहले वाले का कैसा हो रहा था, बाइंडिंग था फंक्शन, जो आपने इससे पहले जो देखी थी चीज, याद है ना। चलिए, अब एक अगली बात समझते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। हम्म, एक हल्का सा एग्जांपल भी लेता हूँ आप लोग के लिए ना। ये देखो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 4 रीजनल काउंसिल्स हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ की बात करती है सेल्स टैक्स से जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये काउंसिल्स हैं प्रेसिडेंट के द्वारा स्टैब्लिश, आर्टिकल 263 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकारी कमीशन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है ना। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की वहाँ बात हुई थी। अब उसके स्टैब्लिशमेंट के लिए किसने काम करा और कब काम करा उसको देखते हैं। तो उसके स्टैब्लिशमेंट के लिए आपका यहाँ पर आपका वीपी सिंह की सरकार थी, जो जनता दल 1990 में बनी। ठीक है, तो उसने 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करी। ठीक है, इसमें कौन कौन था, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, और बाकी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, सो ये इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब इसने जो बनाए हैं उनका काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कशन करना, जो भी कॉमन सब्जेक्ट हो, जो भी कॉमन इंटरेस्ट हो, अपने रिकमेंडेशन देना। ठीक है, जो जनरल इंटरेस्ट के ऊपर हो, है ना। सो ये इसका सारा सिनेरियो था। मेंबर्स मैंने बता दिया आपको, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, 6 सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, और बाकी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड लोग बाग। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो काउंसिल की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें समझनी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके, दिस वन, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। इसमें बस इतना समझना है हमें कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक किस बारे में बात करता है। ये है पार्ट 13, और 13 कहता है कि ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स जो टेरिटरी भारत के अंदर होगा, वो कैसा होगा, वो फ्री होगा। कैसा होगा, वो फ्री होगा। उसमें आपका परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बैरियर्स का काम नहीं होगा वहां पर, आपस में जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट्स के बीच में कोई बैरियर नहीं होगा, फ्री फ्लो होगा ट्रेड का, कॉमर्स का। ठीक है, ठीक है, फ्रीडम होगी। ये नहीं होगा कि एक ही स्टेट को कन्फाइन हो जाएगा कि ये व्यापार ये लोग करते हैं तो यही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। एक से दूसरी जगह जाना चाहें तो मूवमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस तरह की। तो आर्टिकल 3G1 जो 1 है, वो वायलेट करता है, ठीक है, इम्पोजिशन के ऊपर। ठीक है,
तो ये आपका जो फ्रीडम है उसको एक तरीके से पूरा पूरा देता है, पूरे देश में आप मूवमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिकली मैं इसको मोटे तौर पर बात करूँ तो उसके बाद जो आर्टिकल 302 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये एक्सेप्शन है इसी का ही। क्या है? ये इसी का एक्सेप्शन है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, एक एक्सेप्शन है, तो वो ये काम कर सकता है कि वो एक हद तक इम्पोजिशन ला सकता है, यानी इम्पोज कर सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। ठीक है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन स्टेट भी लगा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन स्टेट भी लगा सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह के। जैसे कुछ गुड्स या कुछ सर्टेन तरह के जो इम्पोर्टेड आइटम है, उनके ऊपर वो टैक्स इम्पोज कर सकता है, कुछ के ऊपर। ठीक है। अगर सेंटर ने कह दिया नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, वरना अगर स्टेट चाहे तो कुछ चीजों के ऊपर इम्पोजिशन कर सकता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा हो गया, जो रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है बस, मोटा मोटा, और ज्यादा नहीं इसमें घुसना है ना। क्योंकि ऐसे तो अगर पूरी पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए तो जान निकल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है इसमें, जोनल काउंसिल। अब ये क्या होता है? जोनल काउंसिल क्या चीज़ है? कल आपको याद है मैंने याद करने के लिए दिए भी थे, है ना? तो वही है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल को मैं हल्का सा आपके लिए बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पर नेस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म। ठीक है, हम पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे अभी। और मेरी मंशा भी यही है कि मैं इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करूँ और इसके अगले वाले को जल्दी से थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करके एंड करें उसका। और इसका फिर एक अच्छा सा एक टेस्ट भी लें, आप लोगों की परफॉर्मेंस देख लें। और इस एप्लीकेशन में टेस्ट लेना थोड़ा सा आसान भी है। मैं पूरा के पूरा टेस्ट बना दूंगा, उसमें टाइम और सब सेट अपना आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो वो टाइमिंग वगैरह मैं सब आपको बता दूंगा। ठीक है। और आपका जो ज्योग्राफी का टेस्ट अभी होना बाकी है उसके लिए तैयार रहना। ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा टेस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ते रहना। जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे बता देना, अगर ऐसा कोई है तुम में से। ठीक है, दूसरे बच्चे से उसको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जोनल काउंसिल क्या होते हैं, ये स्टेचुटरी हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टेचुटरी है। स्टेचुटरी का मतलब क्या होता है कि ये पार्लियामेंट के द्वारा किसी कानून से शक्ति प्राप्त करते हैं। जो इनकी पावर आ रही है वो कहाँ से आ रही है? स्टेचुटरी का मतलब होता है ये किसी एक्ट से पावर ले रहे हैं। देखो किस एक्ट से पावर ले रहे हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पावर ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है, हमारा संविधान है, वहां से पावर ले रहे होते हैं ना। अब कितने जोन में? 5 जोन में मिली डिवाइड करा गया है। कौन कौन से 5 जोन है? नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। इन जोन्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है। जब इन जोन्स को डिवाइड करा गया तो ये कोशिश करी गई कि इस तरीके से डिवाइड करा जाए कि आपका जो रिवर सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन है, जो कल्चर है, जो लिंग्विस्टिक बेस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, लॉ है, ऑर्डर है, सब चीज को ध्यान में रखकर करा गया है ये। हर जोनल काउंसिल में आपका स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात करता हूँ। स्ट्रक्चर देखना इसका क्या है। होम मिनिस्टर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बैठा होगा यहाँ पर। एक चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द जोन, जो जोन के होंगे। 2 अदर मिनिस्टर होंगे हर स्टेट के जोन में। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो यूनियन के जोन में होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कौन हेड कर रहा होगा, कौन उसके नीचे होगा, कौन ऊपर होगा, है ना। तो देखो होम मिनिस्टर की एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर की तरफ से है तो वो कॉमन चेयरमैन हो गया। 5 के 5 जोन्स का वो कॉमन चेयरमैन है। 5 के 5 जोनल चीजों का जो चेयरमैन है वो कौन है यहाँ पर? होम मिनिस्टर है। तो 5 के 5 उसका चेयरमैन कौन हो गया? होम मिनिस्टर। उसके बाद उसका डेप्यूटी कौन बनेगा वहां पर, यानी वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? वाइस चेयरमैन 1 साल के हिसाब से रोटेशन में चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे, अलग अलग राज्यों के जिस भी जोन की बात हो रही होगी। ठीक है। जोनल काउंसिल क्यों बनाए गए हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, आपस में स्टेट्स के बीच में अच्छा व्यापार चले, अच्छा कोऑर्डिनेशन चले, अच्छा इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हो सके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम हो सके, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सके। ठीक है। और ओवरऑल अगर बात देखें इसको तो कंट्री और मजबूत दिखाई दे, भारत और एकत्र दिखाई दे। समझ रहे ना बात को? अब आपको अगला याद क्या करना है इसमें? अगला ये याद करना है कि नॉर्थ जोन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
कल मैंने आपको बताया भी था कि आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आपको मैंने बताया था, नहीं बेटा, नॉर्थ का तो नई दिल्ली है, सेंट्रल का आपका इलाहाबाद है, ईस्टर्न का कलकत्ता है, वेस्टर्न का मुंबई है और सदर्न का चेन्नई है। ये 5 तो पता होने चाहिए। कौन कौन से राज्य को आपस में रखा गया है ये भी पता होना चाहिए, है ना। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आ रहे हैं ये एक बार लिख लेना, कल मैंने कहा भी था, ये काम दिया भी था, कर लिया होगा तो अच्छी बात है। ये आपने मेरा सा मानना है कर लिया होगा, है ना। चलिए मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। अब हम लास्ट एक चीज़ पढ़ते हैं जो इस चैप्टर को खत्म कर देगी आपके, और अगला चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। 2 दिन में 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे और मेन कोर्स पे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अगर आप बात करेंगे तो ये जो है ये एक एडिशन है, ठीक है। एडिशन समझ लो। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की हम बात कर रहे हैं ये सेपरेट आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट करा गया आपका 1971 में। इसके जो मेंबर हैं वो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम है। फंक्शन कैसा है, सिमिलर है जैसे जोनल काउंसिल का होगा, ठीक है। बस फर्क क्या है, कुछ चीजों में इसमें हल्का सा फर्क करा गया है, बिकॉज वहाँ का जो कल्चर और नेचर और कोऑर्डिनेशन का सिनेरियो है थोड़ा सा इससे अलग है, बस और कुछ नहीं है। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं मारना है, बस याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है एक चीज, इसमें ये वाले राज्य हैं, वही आपका 8 राज्य बेसिकली, है ना। वही 7-8 राज्य हैं बस, और कुछ नहीं ज्यादा इसमें, आप अपना सर मत खपाइएगा, ठीक है। तो इतना याद रख लेना है। और इसमें सबसे आखिरी में कौन ऐड हुआ था, बस ये वाला एक पॉइंट बता देता हूँ। इसमें सबसे आखिरी में ऐड करा गया था सिक्किम को। सिक्किम को ऐड करा गया था सन 2002 में, ठीक है। बस ये कहीं पर नोट डाउन कर लेना। बाकी और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में पहले से ही लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसके बाद अगला, इसके बाद अगला हमारे पास चैप्टर रहेगा इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ। इससे अगला चैप्टर ये देखो, सारे के सारे आपको रूल मिल जाएंगे लिखे हुए, आप एक बार इसको पढ़ लेना, कहीं कुछ डाउट आए तो उसको पूछ लेना, ठीक है। अगला हमारे पास चैप्टर रहेगा इमरजेंसी प्रोविजन का, और इमरजेंसी प्रोविजन वाले जो चैप्टर है इसको हम देखेंगे कल, आज नहीं देखेंगे, है ना। तो इमरजेंसी प्रोविजन कल करेंगे कि किस चीज़ पर नेशनल इमरजेंसी कैसे काम करती है ना। उसके बाद आपका पार्लियामेंट का कैसे अप्रूवल होता है, रिवोक कैसे हो जाती है, लेजिस्लेशन का क्या काम है, फाइनेंशियल का काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ठीक है। वॉर के केस में क्या होता है, सस्पेंड कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और क्यों हो जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कैसे काम कर रहा है, वो सब छोटी छोटी बातें हर आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 356 कैसे चलता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में एक्चुअल में क्या फ़र्क है, मतलब अंदर अगर भीतर में बात करें उसके, ठीक है। और कब कब सबसे ज़्यादा बार कहाँ कहाँ पर आपका इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज करा गया है, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा गया है, इमरजेंसी बोल रहा हूँ। कब कब आपका प्रेसिडेंट रूल कहाँ कहाँ पर इम्पोज करा गया है, मैक्सिमम कहाँ पे करा गया है, मिनिमम कहाँ पे करा गया है, या कहीं पर लगा ही नहीं आज तक, है ना। तो वो भी आपको बात करेंगे उसके बारे में, ये कल देखेंगे आज नहीं देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।